Hello students, today we are going to start chapter 6 of your NCERT, that is life processes. So इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं what is the meaning of life processes, what are the different types of life processes. हर life process के बारे में हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है. So let's first understand the meaning of life processes. Okay? So लाइफ प्रोसेसेस ये कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं हर ऑर्गेनिज्म में विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल. अगर ये लाइफ प्रोसेस नहीं होंगी ऑर्गेनिज्म में, द ऑर्गेनिज्म विल अल्टीमेटली डाई. सो द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म इज दैट दीज आर द वाइटल प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ. ठीक है, एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ मतलब दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ओके, तो ये लाइफ प्रोसेस का की डेफिनेशन है. बट क्या क्या टाइप्स हैं लाइफ प्रोसेसेस के वो हम देख लेते हैं. So in total there are 4 different types of life processes that we have to study in this chapter. इनके नाम क्या क्या हैं? The first one is nutrition, second is respiration, third is transportation and the last one is excretion. Okay, so nutrition इन सब चारों के चारों जो ये प्रोसेस है इनको अगर मैं आपको ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेके समझाऊँ then you will be able to understand these better. कि न्यूट्रिशन का मतलब फूड. इफ़ वी डू नॉट ईट फूड हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, देन वी विल डाई. सेम विद रेस्पिरेशन को फिलहाल आप ब्रीदिंग से समझिए कि ब्रीदिंग अगर हम नहीं करेंगे सो व्हाट विल हैपन कि ब्रीदिंग अगर हमें स्टॉप हो जाती है देन वी विल डाई. सेम विद ट्रांसपोर्टेशन, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी में या जो भी हमने इनहेल्ड गैस मतलब जो भी हमने ऑक्सीजन जैसे हम इनहेल करते हैं, देन देयर आर वेरियस हार्मोन्स हमारी बॉडी में. तो ये सब चीज़ें अगर एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में अगर नहीं जाएंगी देन द ऑर्गेनिज्म विल डाई. एंड एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, तो उनका एक्सक्रीशन ज़रूरी होता है. तो अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, एक्सपेल नहीं होंगे हमारी बॉडी से तो वो पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं एंड देन दे किल द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये चारों की चारों जो लाइफ प्रोसेस यहाँ लिखी हैं आप इनको याद कर लीजिएगा कि हमें इन टोटल 4 लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में पढ़नी है. एंड इन सबको पहले हम प्लांट्स में पढ़ेंगे एंड देन ह्यूमंस में पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन पहले प्लांट्स में देन ह्यूमंस में, सिमिलरली रेस्पिरेशन पहले प्लांट्स में देन ह्यूमंस में, एंड सेम विद ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन. ओके, सो इन 2 स्लाइड्स पे बेस्ड आपके 2 इंटेक्स क्वेश्चंस हैं जो कि क्या हैं. What criteria do we use to decide whether something is alive? And the second one is what processes would you consider essential for maintaining life? इन दोनों का ही आंसर क्या है कि if the organism is performing nutrition, respiration, transportation and excretion, we call it alive. And second का भी आंसर क्या है? यही सारी प्रोसेस हैं which are important to maintain life. तो दोनों का ही सेम आंसर है. Next after this is nutrition. So nutrition is the first life process that we have to study. So सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं. Definition is it is a process by which an organism prepares or derives food and utilizes it to get energy for growth, repair, maintenance, etc. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म या तो खुद प्रिपेयर करेगा फूड, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्लांट्स, या फिर डिराइव करेगा. हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं. तो इन दोनों ही केस में या तो प्रिपेयर करे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करे, उसको हम बोलेंगे इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? सेल की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए. फाइन. सो न्यूट्रिशन के बाद द नेक्स्ट टर्म दैट वी शुड नो इज न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर द मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे. एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, अभी हम ह्यूमंस का अगर हम एग्जाम्पल लें, न्यूट्रिएंट्स 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो मतलब बिग, लार्ज न्यूट्रिएंट्स. सो इस टर्म को अगर आप स्प्लिट करो, मैक्रो एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब बिग न्यूट्रिएंट्स या लार्ज न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में याद रखिएगा, इनका साइज भी बिग होता है एंड ये हमें लार्ज क्वांटिटी में भी चाहिए होते हैं. ठीक है, तो बिग साइज भी होते हैं और लार्ज क्वांटिटी में भी चाहिए होते हैं. बट डेफिनेशन में हम इनके साइज के बारे में नहीं बोलते. वी सिंपली से दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. एग्जाम्पल्स बीइंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. ये सब बिग साइज न्यूट्रिएंट्स हैं
जिनको कि ब्रेक डाउन करना होता है बॉडी में। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको भी अगर इस टर्म को हम स्प्लिट करें, माइक्रो मतलब स्मॉल, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स भी स्मॉल साइज होते हैं एंड स्मॉल अमाउंट में भी चाहिए होते हैं, बट इन द डेफिनेशन विल नॉट टॉक अबाउट द size of these nutrients. We simply write that these are the nutrients which are required in small amounts. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स हो गए या वाइटामिन हो गए। मिनरल्स का मतलब होता है डिफरेंट कैटायंस एंड एनायंस, हमारी बॉडी को अलग अलग कैटायंस एंड आयंस चाहिए होते हैं, दीज कम अंडर मिनरल्स। जबकि वाइटामिन के बारे में आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, विटामिन ए है, देन बी कॉम्प्लेक्स होता है, सी होता है, डी होता है, के होता है ना, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन। सो न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर पूछा जाए, इन टोटल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, यू विल से 5, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तो हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड बाकी 2 हो गए मिनरल्स एंड वाइटामिन। सो दे आर इन टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनमें से पहले भी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स लार्ज साइज हैं, तो इस वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में ये ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, एंड दिस कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। सो इस स्लाइड में आपको ये याद रखना है कि हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का। मिनरल्स एंड वाइटामिन डू नॉट अंडरगो डाइजेशन एट ऑल, क्योंकि ये ऑलरेडी ही स्मॉल साइज हैं, तो इनके डाइजेशन तो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डाइजेशन किस किस का होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। ओके, तो ये ह्यूमंस में बात है, ह्यूमंस के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने इसमें पढ़े हैं। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज न्यूट्रिशन। जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो ब्रॉडली हम क्लासीफाई करते हैं 2 डिफरेंट टाइप्स में। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द अदर वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अंडर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट आपको 10th लेवल पे केवल और केवल सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो न्यूट्रिशन में जो ये लिखे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, जो आपको डिटेल में पढ़ना है। सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। ओके, तो आपको ऑटोट्रॉफिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक वर्ड को अगर हम स्प्लिट करें, सो वी कैन सी ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। सो इसकी डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक होता है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ होंगे ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, जबकि ऑटोट्रॉफिक जो है दिस इज अ टाइप ऑफ या इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने आप ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट आर द एग्जाम्पल्स। इसमें आई शुड हैव रिटन ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया ओनली, बट आई हैव इंक्लूडेड एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स ऑल्सो, क्योंकि आपको ये टर्म्स काफ़ी बच्चों को नहीं पता होती हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सो ग्रीन प्लांट्स जो है, आप सबको पता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसके लिए क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है, इन सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स तो आपको ऑलरेडी पता है कि ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज एल्गी। ये जो एल्गी होते हैं दीज कम अंडर डिवीजन थैलोफाइटा, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, विच इन टर्न कम्स अंडर किंगडम प्लांटे। तो एल्गी जो होते हैं दीज आर अ काइंड ऑफ प्लांट्स, बट उसको मैंने अलग से लिखा है। ठीक है, सो एल्गी को आप हिंदी में काई बोलते हैं, और ये नीचे फोटो आप देख सकते हैं। तो जो कहीं कहीं पे काई हो जम जाती है या एल्गे ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनमें भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनो में लिखा है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन के आगे लिखा है एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों सेम ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नेम हैं, बट ये होते हैं एक तरीके के बैक्टीरिया। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब कि इनके नाम में तो एल्गी हैं, बट दीज आर एक्चुअली नॉट द एल्गी। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं दीज आर अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ये प्लांट्स नहीं होते हैं, दीज आर अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट आफ्टर दिस आर फाइटोप्लैंक्टन्स। ये जो एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन्स, इसका मीनिंग क्या होता है,
इसका मीनिंग होता है फ्लोटिंग प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर सरफेस पे आपको मिलेंगे, कभी भी वाटर के अंदर नहीं मिलेंगे। यू विल नेवर फाइंड देम डीप इनसाइड द वाटर, ठीक है। तो हमेशा ये वाटर के सरफेस पे पाए जाते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स आप इनको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, फाइटोप्लैंक्टन्स आर फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ गया समझ में, एंड इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। सो हमने फोटोसिंथेसिस की जो बात करी थी कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स फूड, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो जो फूड बनाएगा किससे बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। किस फॉर्म में बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। और इसके लिए रिएक्शन कंडीशन क्या है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो अभी इसकी इक्वेशन हम पढ़ेंगे, बट ये इसकी डेफिनेशन है कि फूड प्रिपेयर होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या है इसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये पिक्टोरियल वे में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है कि सन जो है उसकी लाइट पड़ रही है लीव्स पे, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर आया, देन वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन होगी, सनलाइट बाहर से मिलेगी, क्लोरोफिल उसमें ऑलरेडी है लीव्स में। सो रिएक्शन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, देन इट विल रिलीज ऑक्सीजन, एंड इसमें वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो इक्वेशन इसकी हमने केमिस्ट्री चैप्टर 1 में भी पढ़ी है, तो इसकी इक्वेशन प्लीज याद करिएगा। इक्वेशन क्या है? 6CO2 + 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight will give you glucose plus water plus oxygen. प्लीज़ रिमेंबर कि अगर आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन की तरह याद करें, मतलब इसमें 6CO2 + 12H2O विथ कोएफिशिएंट। जनरली हमें बैलेंसिंग याद नहीं करनी होती है क्योंकि हमें आता है सबको बैलेंसिंग, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना, बट आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस द इक्वेशन। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसको बैलेंसिंग के थ्रू ही याद रखें तो दैट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें CO2 + H2O क्या है? इसमें रॉ मटेरियल्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं, एंड द प्रोडक्ट्स आर 3, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि इसमें वाटर जो है बच्चों को लगता है कि वो रिएक्टेंट साइड में होता है, प्रोडक्ट में नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में भी हैं 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, जबकि प्रोडक्ट साइड में है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस स्लाइड इज दैट इस इक्वेशन में आपको याद रखना है कि इसमें ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट वाइल द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर वाटर एंड ऑक्सीजन। तो आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में कि किसी भी इक्वेशन में एक होता है मेन प्रोडक्ट एंड बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, ओके। सो दिस इज अबाउट दिस इक्वेशन, okay. Now the next thing after this is there is a stored food in plants which is in form of starch. इसका मीनिंग क्या है? लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है, प्लांट ने अपना फूड बनाया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि वो ग्लूकोज प्लांट्स को जितना चाहिए उतना तो प्लांट्स ने यूज़ कर लिया, बट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो कि अब प्लांट को नहीं चाहिए किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को प्लांट कन्वर्ट कर देता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में प्लांट कन्वर्ट करेगा एंड देन उसको स्टोर कर लेगा कि इन केस अगर बाद में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है बट उन्हें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो वो स्टार्च को फिर ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट्स होता है ग्लूकोज, stored food in plants is the starch. Next after this is in case of animals the stored food is glycogen, ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो प्रिपेयर तो करते नहीं अपना फूड, तो जितना भी बाहर से उनको फूड मिलता है उसको वो अगर जितना यूटिलाइज करना है उतना तो कर लिया उन्होंने यूटिलाइज, बट रेस्ट ऑफ द फूड वो स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो हमने 3 इसमें केमिकल्स पढ़े हैं, एक है ग्लूकोज, स्टार्च एंड द थर्ड वन इज ग्लाइकोजन। All these 3 chemicals are a kind of carbohydrates, ठीक है। तो ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, all these 3 are the form of carbohydrates. ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं
ये प्लीज़ 1 मार्क के हिसाब से याद रखिएगा। स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या क्या होते हैं 1 मार्क्स में, बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम्स में। ओके, नाउ ये जो स्लाइड है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एंड आज तक ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है कि जिसमें ये एग्ज़ाम्स में ना आया हो, ठीक है। या तो शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं उसमें, या लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं उसमें, बट ये क्वेश्चन 100% आता है स्कूल एग्ज़ाम्स में। ज़रूरी नहीं है कि PT1 में, जितने ओवरऑल जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे उनमें एक ना एक बार ये स्लाइड पे बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा, 100%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। सो डिफरेंट इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ें। सो फर्स्ट वन इसमें आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। व्हाट डज दिस मीन कि जो भी सन की लाइट पड़ती है लीव्स में, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो उसको लाइट को, सोलर लाइट बोलो या उसको लाइट एनर्जी बोलो, उस लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो जितनी भी लाइट पड़ी है क्लोरोफिल पे वो उसने एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करके क्या करेगा कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब जो लाइट एनर्जी थी वो किसी केमिकल में कन्वर्ट होगी। वो केमिकल क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, बट अभी हम खाली इसके इवेंट्स पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। थर्ड आफ्टर दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मीनिंग क्या है, आपने देखा था वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर। तो वाटर इस रिएक्शन में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी है या आपको अगर याद है, यू विल सी, अच्छा इससे पहले आपको चैप्टर 1 है आपका केमिस्ट्री का, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म्स आपने पढ़ी थी, है ना। अगर आपको याद हो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म में अगर हम पढ़ें, सो रिडक्शन हम किसको बोलते हैं, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये दोनों ही में से कुछ भी चीज़ होती है, देन वी कॉल इट रिडक्शन। तो अगर आपके पास सामने लिखी है आपने केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें अगर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड के आगे लिखा है 6 CO2, ठीक है। एंड प्रोडक्ट साइड में लिखा है ग्लूकोज में C6H12O6। तो रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड के पास, बट प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन उसने गेन कर लिया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी कैन से ना कि गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, दैट मीन्स रिडक्शन हुआ है। ऑल्सो 6 CO2 का मतलब है इन टोटल 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में। 6 CO2 में अगर आप देखें 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। वाइल इन केस ऑफ प्रोडक्ट में केवल आप उसमें देखिए, हाँ कार्बोहाइड्रेट में, दैट मीन्स ग्लूकोज, उसमें कितने हैं ऑक्सीजन, 6। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास हैं 12 ऑक्सीजन, उसमें प्रोडक्ट साइड में है 6 ऑक्सीजन, सो देयर हैज बीन लॉस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। तो दोनों डेफिनेशन जो है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज टेकन प्लेस टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। एनसीईआरटी में सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हैं उनको कंबाइन करके लिखा है। सो इफ यू वांट टू गो एज पर एनसीईआरटी, आप सेकेंड एंड थर्ड को कंबाइन करके लिख सकते हैं, दैट विल मेक दीज 4 पॉइंट्स इनटू 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे फिर ये। सो इट्स ऑल अप टू यू, आप जैसे भी इसको याद करना चाहें, आप सेकेंड थर्ड को अगर मर्ज करके लिखना चाहते हैं, यू कैन राइट इट दैट वे ऑल्सो। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि हम यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखें, हम कहते हैं कि लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस, बट लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एक तरीके का प्लास्टिड होता है। आपने 9th क्लास में सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे, प्लांट्स में देयर इज अ काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। सो देयर इज वन काइंड ऑफ प्लास्टिड जो होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, विच इज अ ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बोलें कि सबसे बात से देखें तो लीव्स में होता है, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी और स्पेसिफिकली उसको बोलें तो क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लोरोफिल, ठीक है। लीव्स के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, क्लोरोफिल के बारे में हमें पढ़ना है कि क्लोरोफिल कैसा होता है दिखने में। सो दिस अ ग्रीन पिगमेंट
ठीक है, इसमें डायग्राम में इसको ग्रीन कलर का दिखाया है बिकॉज इट इज़ ग्रीन इन कलर। सो अगर आपको याद है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट में हमें पढ़ना है कि इसके स्ट्रक्चर क्या होता है। आउटर मेम्ब्रेन होता है, देन इसमें इनर मेम्ब्रेन होता है, टू डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हैज़ डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। देन इसमें आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, हर प्लेट को आप समझिए, इसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड, ठीक है। यू कैन सी द स्पेलिंग हियर, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड एक प्लेट है ऐसा समझो, ठीक है। जैसे आप कभी पार्टीज में जाते हैं, उसमें एक के ऊपर प्लेट्स जो अरेंज होती है, हम कहते हैं दीज आर द स्टैक्स ऑफ प्लेट। ऐसे ही यहाँ पे जो थाइलेकॉइड है इसको हम बोलेंगे स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड, ठीक है। तो जब एक के ऊपर एक आपने थाइलेकॉइड रख दिया तो एक बिल्डिंग के जैसे आपको दिख रहा है, इस पूरी बिल्डिंग को हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। आप देख रहे हो ग्रेनम कहाँ लिखा है, स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड जो एनसर्कल्ड है, सर्कल के अंदर बंद है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। तो एक ग्रेनम है जिसके अंदर बहुत सारे थाइलेकॉइड हैं, देन ऐसे बहुत सारे जो ग्रेनम होते हैं उन प्लूरल हो जाता है उसका ग्रेना। तो सिंगुलर इज ग्रेनम, प्लूरल इज ग्रेना, ठीक है। तो सिंगल बिल्डिंग आप समझिए, सिंगल बिल्डिंग इज ग्रेनम, बहुत सारी बिल्डिंग्स विल बी कॉल्ड ग्रेना। देन आप इसमें जैसे इसके एडजेसेंट देखेंगे एक टर्म स्ट्रोमा, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है दैट इज फिल्ड विद एन एक्वस फ्लूइड जिसका नाम होता है स्ट्रोमा। तो इस पूरे क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम से आप प्लीज़ 3 चीज़ें याद रखिए, एक है ग्रेनम, स्ट्रोमा एंड थाइलेकॉइड, ठीक है। बाकी सब इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके भी अंदर, बट वो सारे अभी आपको याद नहीं करने। 3 चीज़ें आप याद कर सकते हैं इसमें, एंड इसको लेके नेक्स्ट स्लाइड आपको समझ में आएगी, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो हम 2 स्लाइड्स पढ़ने वाले हैं, स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बोर्ड्स एग्जाम्स में तो नहीं आएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि एनसीईआरटी में ये कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं है, बट येस इन योर स्कूल एग्जाम्स ये आ सकती हैं, क्योंकि आपके स्कूल में, काफ़ी स्कूल्स में इनको पढ़ाया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो फॉर स्कूल एग्जाम्स यू मे नोट दिस डाउन, ये बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो आप स्कूल एग्जाम्स तक इसको याद रखिए। तो देयर आर 2 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन, द अदर वन इज डार्क रिएक्शन, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। सो लाइट रिएक्शन में देखिए, लाइट रिएक्शन जो नाम है वो इसलिए पड़ा है बिकॉज दीज रिएक्शन आर लाइट डिपेंडेंट, इनको लाइट चाहिए होती है, मतलब ये डे टाइम पे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि दिन में ही सनलाइट उनको मिलेगी। सो क्योंकि लाइट डिपेंडेंट है इसलिए लाइट रिएक्शन। नाउ दीज टेक प्लेस इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अभी आपने देखा था थाइलेकॉइड क्या है, तो ये ग्रेना में होते हैं, तो ठीक है। तो 1 मार्क में या एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है कि थाइलेकॉइड में कि लाइट रिएक्शन किस में होती है। सो द आंसर इज ग्रेना, ग्रेना या ग्रेनम। ना होता क्या है कि सनलाइट जो एब्जॉर्ब करी है क्लोरोफिल ने, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्लोरोफिल रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज जब करता है वो, तो इसको गेन कौन करता है, आपने रिएक्टेंट साइड में देखा था, वाटर था, वाटर स्प्लिट होकर हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ था, है ना। तो ये जो वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन निकला है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो कि कहाँ से लूज हुआ है, क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल ने क्यों लूज किया, क्योंकि सनलाइट ने उसको एक्टिवेट किया, ठीक है। नाउ द थर्ड वन आफ्टर दिस इज, थर्ड बुलेट इज कि जब बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं इसमें, दैट इज़ नॉट टू बी स्टडीड एट योर लेवल। तो आप बस इसमें ये जितनी चीज़ें लिखी हैं आप इतना भी याद कर लेंगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो थर्ड बुलेट जो है इसमें लिखा है, आपने जूनियर क्लासेस में एटीपी वर्ड सुना होगा, विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, ठीक है। तो एनर्जी जो है हमें एटीपी के फॉर्म में होती है, बट दे आर मोर डिफरेंट एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जिनमें कि वन the other term that you can see here is, the other abbreviation is NADPH, ठीक है। तो ATP और NADPH ये 2 एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जनरेट होते हैं लाइट रिएक्शन में, एंड जनरेट तो ये होंगे लाइट रिएक्शन में, बट दीज विल बी रिक्वायर्ड इन डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ये जो यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH हैं, ये बनेंगे इसमें, बट यूज कहाँ होंगे, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। सो ये था आपका लाइट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट स्टेज जो होती है फोटोसिंथेसिस की, दैट इज डार्क रिएक्शन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स को इससे समझ में आता है कि डार्क रिएक्शन का मीनिंग होता होगा कि जो डार्क में होती होगी, नाइट के टाइम पे, है ना, नाइट टाइम पे। तो नाइट टाइम पे नहीं होता है एक्चुअली, इसका नाम डार्क रिएक्शन इसलिए है बिकॉज
इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट, इसको लाइट नहीं चाहिए होती है, मतलब अगर लाइट है भी तो उसको लाइट चाहिए ही नहीं। तो डार्क रिएक्शन डज नॉट मीन कि ये हमेशा नाइट में ही होगा, इट मे टेक प्लेस एट डे टाइम एज वेल एज, और वो नाइट के टाइम पे भी हो सकती है। सो डार्क रिएक्शन सिंपली मीन्स कि लाइट इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसका नाम डार्क रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे लाइट रिएक्शन होती थी ग्रेना में, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा याद है आपको क्या था? एक्वस फ्लूइड जहाँ पे प्रेजेंट होता है ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उस स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, एंड डार्क रिएक्शन वहाँ पे होती है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज एटीपी और एनएडीपीएच की जो हमने बात करी थी, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने थे लाइट रिएक्शन में, वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के में। ठीक है, तो CO2 से अगर ग्लूकोज बन रहा है उसके लिए हमेशा एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए होगा, और ये कहाँ बनेंगे? हमेशा लाइट रिएक्शन में। सो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आपस में इंटर रिलेटेड हैं। लाइट रिएक्शन में अगर ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि डार्क रिएक्शन में CO2 से ग्लूकोज नहीं बनेगा। सो बोथ दीज रिएक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नाउ कमिंग ऑन टू द फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रीविएशंस, एटीपी एंड एनएडीपीएच। एटीपी की तो आपको ऑलरेडी आती होगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। The full form of NADPH is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen. Okay, so थोड़ा complicated, and this is the last slide of today's video lecture. Okay, so इसको please थोड़ा ध्यान से note down करिएगा because this is a part of your NCERT. हमने पढ़ा था events during photosynthesis, 4 events हमने पढ़े हैं during photosynthesis. तो नोट में क्या लिखा है? दिस स्टेप्स रिटन अंडर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। मतलब कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट के बाद सेकंड होगा, सेकंड के बाद थर्ड होगा, एंड थर्ड के बाद फोर्थ होगा। दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो ऑर्डर जो है वो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड बुलेट को पढ़ने से पहले प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आपको पता है डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो थोड़े एरिड क्लाइमेट में प्रेजेंट होता है। एरिड का मतलब जहाँ पे काफ़ी ड्राइनेस होती है ना। सो ड्राइनेस जहाँ पे काफ़ी होती है तो ऑलरेडी वाटर की स्कैसिटी है वहाँ पे, वाटर इज़ नॉट एडिक्वेट, नॉट सफिशिएंट। सो उसमें क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, राइट, स्टोमेटा हमें वैसे अभी पढ़ना है आगे के वीडियो लेक्चर्स में, इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। सो यू नो कि स्टोमेटा जो होते हैं दे हैव 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू प्ले। फर्स्ट वन इज गैसेस एक्सचेंज, उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा, एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्टोमेटा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज दैट कि डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा डे टाइम पे क्लोज होता है। ठीक है, आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं क्यों होता होगा डे टाइम पे क्लोज, बिकॉज ऑलरेडी वाटर सफिशिएंट नहीं होता। ट्रांसपिरेशन के थ्रू अगर वाटर लॉस हो जाएगा सो द प्लांट विल बी डिवॉइड ऑफ वाटर। तो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा डे टाइम पे क्लोज होता है। ठीक है, तो अगर डे टाइम पे क्लोज होता है तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती है, मतलब हो तो क्लोज है ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, बट उसकी वजह से क्या होगा कि गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। फाइन, नाउ अब क्योंकि दिन के टाइम पे वो बंद होते हैं स्टोमेटा, सो दे विल ओपन ड्यूरिंग नाइट। नाइट के टाइम पे वो ओपन होते हैं। अब जब नाइट में वो ओपन होते हैं तो डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। ठीक है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम पे उनकी लीव्स के थ्रू उनकी बॉडी में जाता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो उनमें एंट्री हुई है उसको फिर वो एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंट्री हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की, बट वो कन्वर्ट कर देता है उसको एक इंटरमीडिएट में जिसका नाम होता है मैलिक एसिड, MALIC एसिड, मैलिक एसिड। ओके, सो ये मैलिक एसिड बन गया नाइट में, उसने स्टोर कर दिया ना। क्या होगा जब आफ्टर नाइट व्हेन नेक्स्ट डे जब दिन के टाइम पे सनलाइट लीव्स पे पड़ेगी तो होता क्या है कि वो सनलाइट फिर क्लोरोफिल जब उसको एब्जॉर्ब करेगा, देन ये जो मैलिक एसिड हुआ है ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। आपको आया समझ में? नॉर्मल प्लांट्स जो होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स नहीं होते, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्जन आता है, बट उसके लिए क्या चाहिए होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। बट इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा, उसको वो कन्वर्ट करेगा मैलिक एसिड में, एंड मैलिक एसिड से फिर वो कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट में जब सोलर लाइट डे टाइम पे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। फाइन, सो
दिस इज़ अबाउट द डेजर्ट प्लांट्स, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे ऐसे स्टेप्स जो हमने 4 लिखे हैं वही सारे स्टेप्स जो हैं वो डेजर्ट प्लांट्स में होंगे। इनमें एक जो स्टेप है एडिशनल वो क्या है कि इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है नाइट में, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय द डेजर्ट प्लांट्स एंड देन वो मेरिक एसिड में कन्वर्ट होकर नेक्स्ट डे फिर कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, सो दिस वाज अबाउट photosynthesis, different events and the stages of photosynthesis. I hope the lecture is clear to you. In case of any query you may reach back, and कोई भी query होगी तो आप मुझे WhatsApp के थ्रू पूछ सकते हैं, कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं. I will try to sort out your query. Okay, so thank you.